हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब रिवीजन ठीक ढंग से कर रहे होगे सभी चैप्टर्स की। जो आज आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अनडाउटली ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसके पेपर में तो आएंगे ही आएंगे चैप्टर्स, लेकिन इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी बच्चों को। जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो बेटा इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। विदाउट दैट वी आर नॉट कॉल्ड अवर सेल्फ अकाउंटेंट्स, राइट? So we have knowledge as well as understanding the whole concepts of the financial statement of companies, right? Let's start, beta. Now, financial statement of companies. बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का मतलब क्या है? इसमें बेटा 4 चीजें इंक्लूडेड आती हैं। एज पर कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में 4 चीजें आती हैं। वन इज अवर बैलेंस शीट, सेकंड वन इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड वन अवर इज नोट्स टू अकाउंट्स, and last one is cash flow statement. Now let's understand the whole concept. बेटा जल्दी आप सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट्स बनाते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट अपने पार्टनरशिप देखा था, उसमें भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं। नॉर्मली जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं वो आप टी शेप, उसको टी शेप बैलेंस शीट बोलते हैं, जो आप सोल प्रोप्राइटर में पार्टनरशिप में बनाते हैं। लेकिन कंपनीज में बेटा ऐसा नहीं है। अपनी अकाउंट्स को यूनिवर्सल रखने के लिए उन्होंने क्या करा कि कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि अपन एक फॉर्मेट देते हैं, सभी कंपनीज उसी फॉर्मेट में मेंटेन की है, उसी फॉर्मेट में अपनी बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 4 पोर्शन इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का भी उन्होंने फॉर्मेट दे दिया जो जरूरी है अपने को बनाने के लिए, सेम रूल्स से सेम फॉर्मेट के बिहाफ पे। सेकंड उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी बताया, नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में भी बताया और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के भी बारे में बताया। लेकिन आप इन तीनों अकाउंट्स को इस चैप्टर में क्लियर करेंगे, जबकि लास्ट चैप्टर अपना +2 का कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसको आप तब वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी क्यों है? बेटा सबसे पहले तो जो यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कौन कौन करते हैं? फर्स्ट वन इज अवर ओनर। ओनर से मेरा मतलब है एक तो अपने शेयर होल्डर्स हो गए, एज वेल एज अवर इन्वेस्टर्स, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा कंपनी में। सेकंड वन मेरा बेटा आता है अपना डिवेंचर होल्डर्स, थर्ड वन बेटा मेरा आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, that is banks. Fourth one our creditors, fifth one our management, right? Sixth one our employees, and last but not least that is government as well as tax authorities. बेटा दीज आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स से मेरा मतलब है जो जो जिन जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है देखने की। एक तो मेरे को ओनर्स को भी जरूरत पड़ेगी कि अपना डाटा सारा मैच करने की, भी अपन ने पूरा साल में क्या कमाया, कितने अपने एसेट्स है, कितनी अपनी लायबिलिटीज है, सारा कुछ। डिवेंचर होल्डर को भी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी चाहिए, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज को भी चाहिए। ये अपने यूजर है जिनको इसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, राइट? दीज आर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ अब देखिए बेटा इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप फॉर्मेट देखते हैं बैलेंस शीट का, देन आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का।
पॉइंट इज दैट कि बेटा इस फॉर्मेट को सेम सिमेट्री वाइज ही अपने को याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी है, एक बारी दो बारी पढ़ोगे तो बेटा आराम से याद हो जाएगा। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को, राइट। अब बेटा जो बैलेंस शीट का बेटा फॉर्मेट दिया हुआ है ना, वो कंपनीज एक्ट के बिहाफ पे दिया हुआ है, ठीक है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के बिहाफ पे अपने को बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है जो अपने बनाना है, ठीक है। देखते हैं आप बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट एज ऑन जो भी अपनी या तो 31 दिसंबर होगी या 31 मार्च होगी, राइट। मैं 31 मार्च के बिहाफ पे सुना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर, देन देयर इज ए नोट नंबर जो शेड्यूल के लिए काम आएगा बेटा, जो आपका नोट्स टू अकाउंट कर रहा है ना थर्ड पॉइंट, उसके लिए काम आएगा। देन करंट ईयर का डाटा एंड देन ये यहाँ पे आता है अपना प्रीवियस ईयर का डाटा, ठीक है। सबसे पहला हमें हेडिंग दिया जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सेम सेकंड हेडिंग यहाँ पे अपनी दी जाती है एसेट्स के लिए। देयर इज ओनली टू हेडिंग, वन इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। बेटा अगर याद हो आपको तो आप +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तब टी शेप बनाते थे, वहां पे सिर्फ दो वर्ड यूज करते थे, लायबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स इंक्लूड कर दिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी से मेरा मतलब है ओनर। से पहले अपनी हेडिंग देखते हैं, जो फर्स्ट हेडिंग आती है दैट इज बेटा शेयर होल्डर फंड। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं बेटा सिमेट्री वाइज याद करना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना। शेयर होल्डर फंड फर्स्ट हेडिंग आती है अपनी। बेटा आगे सब हेडिंग है, सब हेडिंग इसकी 3 है। फर्स्ट वन आती है बेटा शेयर कैपिटल, अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इस पोर्शन में लिखा जाएगा, करंट ईयर की और एज वेल एज प्रीवियस ईयर। सेम सेकंड हेडिंग आती है दैट इज अवर रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा जितने भी अपने फ्री रिजर्व्स हैं इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आएगा, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, राइट, सारे अपने रिजर्व इस साइड लिखे जाएंगे। एंड थर्ड सब हेडिंग है बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। थर्ड हेडिंग अपनी कौन सी आ गई, शेयर वारंट। बेटा जैसे आपका शेयर इशू करते हैं वैसे ही शेयर वारंट भी इशू किए जाते हैं, ठीक है। शेयर वारंट पहले तो गवर्नमेंट इशू करती थी, लेकिन फिर सारी कंपनीज को दे दी अथॉरिटी कि आप भी इशू कर सकते हो, दैट इज शेयर वारंट, ठीक है। ये भी एक तरह की अपने शेयर्स की तरह यूज होते हैं, राइट। अब इक्विटी की मैंने बोला था आपको 2 हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग तो शेयर होल्डर फंड आई एंड सेकंड हेडिंग आती है बेटा दिस इज अवर सेकंड हेडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटा जैसे आप प्रोराटा करते थे तो अपने को पता होगा भी आपका जो अलॉटमेंट के पैसे थे वो होल्ड कर लेते थे शेयर एप्लीकेशन में, ताकि अलॉटमेंट के टाइम आपका कम पैसे मंगाएंगे, वो वाले पैसे अपने यहाँ पे लिखे जाएंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। डोंट वरी, इसकी कोई आगे सब हेडिंग नहीं है, ठीक है। इक्विटी की 2 हेडिंग्स अपने करीब, वन इज शेयर होल्डर फंड एंड सेकंड वन इज अवर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नाउ लायबिलिटीज की भी अपनी 2 हेडिंग है, बट ये दोनों इकट्ठे पोर्शन है इसलिए मैं नंबर 3 डाल रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट अब आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब जैसे कि अपने को पता है नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, ऐसी लायबिलिटीज जो मोर देन 1 ईयर रखी जाती है उसको अपन नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, राइट। सबसे पहले इसमें सब हेडिंग आती है बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन सी होती है बेटा, जिसपे आप कोई भी सिक्योरिटीज इशू करते हैं, लाइक डिबेंचर्स आपने करे थे, राइट। इसके अलावा आप बॉन्ड इशू करते हैं, वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर आपने कोई भी मनी बोरो करी है बैंक से, वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। कोई टर्म लोन है वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन टर्म लोन में याद रखना वो मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, तभी नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा, राइट।
नेक्स्ट सेकंड अपना आता है बेटा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। Now there is two deferred tax items. One is deferred tax liability and second one is deferred tax assets. ध्यान से समझना बेटा, अभी deferred tax assets भी आप लिखेंगे। नॉर्मली जब भी आप रूल्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट आप कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे एज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनीज एक्ट के बिहाफ पे आप लिखते हैं, ठीक है। सारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह ये कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मिक्स करके लिखा जाता है। यानी कि जब मैं अपना प्रॉफिट जनरेट करूंगा वो अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से लिखा जाएगा, राइट। लेकिन जब आप टैक्स देते हैं टैक्स अथॉरिटीज को, यानी कि गवर्नमेंट को जो टैक्स अथॉरिटीज को आप पेमेंट देते हैं टैक्स की, लेकिन उसमें तो वो अपने रूल्स लगाएंगे। यानी मेरे कहने का ये मतलब है जो प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाएंगे, लेकिन जब टैक्स के हिसाब से आप बनाएंगे डाटा तो उसमें प्रॉफिट अलग जनरेट होएगा। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे बेटा, वहां पे 5 हेड्स आते हैं। वन इज सैलरी हेड, सेकंड इज हाउस प्रॉपर्टी हेड, थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ वन इज कैपिटल गेन एंड लास्ट वन इज अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड के बिहाफ पे आप अपनी प्रॉफिट जनरेट करते हैं और उसके बिहाफ पे आप टैक्स देते हैं, राइट। पॉइंट इज दैट कि अकाउंटिंग के रूल पे प्रॉफिट अलग आएगा और टैक्स के रूल से हिसाब से प्रॉफिट अलग आएगा, क्योंकि इसके अलग रूल्स हैं। वहां पे 5 हेड के हिसाब से आप इनकम जनरेट करते हैं, राइट। जो अपने टैक्स देना बेटा वो तो टैक्स रूल्स के बिहाफ पे देंगे। यानी कि ये भी तो पॉसिबल है ना कि अपना अकाउंट्स में जो प्रॉफिट आया वो डिफरेंट होएगा, जो अपना टैक्स में प्रॉफिट आया वो डिफरेंट होएगा, लेकिन जो मेरे को टैक्स देना है वो तो टैक्स रूल्स के बिहाफ पे देना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं बेटा, मेरे पास 2 बुक्स है, एक तो टैक्स के अकॉर्डिंगली बनेगी, एक जो मैं अपने अकाउंट्स प्रॉपर बनाता हूँ। अकाउंट्स पे आप जैसे अभी आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाए, सेम टैक्सेस में 5 हेड्स के बिहाफ पे अपनी इनकम जनरेट होती है ना। सपोज करो टैक्स के हिसाब से मेरा प्रॉफिट 1 लाख आया, हम उसके बिहाफ पे मेरा प्रॉफिट आया बेटा 80,000। अब पॉइंट इज दैट मेरे को जो टैक्स पे करना है वो तो 1 लाख के बिहाफ पे करेंगे ना बेटा। अब 1 लाख पे अगर सपोज टैक्स का रेट 10% है, अकाउंट्स के बिहाफ पे मैंने टैक्स देना था 8000, अब कितना दे दिया मैंने 10000, लेकिन दे तो 10,000 दिया, लेकिन अकाउंट्स में कितना पे किया होगा मैंने 8,000 रुपीज टैक्स का। यानी कि जो 2,000 टैक्स का दिया है मैंने वो लायबिलिटी बन गई मेरी, ठीक है। मेरे को लायबिलिटी बन गई, मेरे को देना पड़ गया, दैट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। सेम एज यूजुअल अगर मेरा 120 का टैक्स में प्रॉफिट आता और सपोज 2 लाख का मेरा एसेट्स में अकाउंट्स में प्रॉफिट आता, तो नेचुरली इसमें अपने अकाउंट्स में के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा दिया, लायबिलिटीज में कम बना, तो वो मेरा एसेट बन गया। तो यानी कि उसको क्या कर दूंगा मैं, डेफर्ड टैक्स एसेट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है, जब भी इनकम टैक्स रूल्स और अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से टैक्स डिफरेंट आता है तो उसमें आप जनरेट करते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज द केस एप्लीकेबल, राइट। Third one is our other long-term liabilities, and last subheading our long-term provisions. Is that clear, beta? राइट। अभी मैंने आपको बोला इक्विटी में 2 हेडिंग आती हैं और फर्स्ट हेडिंग के 3 सब हेडिंग आती है। लायबिलिटीज में भी 2 हेडिंग आती है और उसमें से भी फर्स्ट लायबिलिटीज की 4 सब हेडिंग है और फोर्थ वाले की भी 4 सब हेडिंग है, राइट। और फोर्थ अपनी हेडिंग बनती है दैट इज करंट लायबिलिटी। एज वी नो नॉन करंट लायबिलिटीज जो मोर देन 1 ईयर होती है और करंट लायबिलिटीज जो लेस देन 1 ईयर होती है, राइट। नंबर फर्स्ट इज अवर शॉर्ट टर्म बोरिंग। जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा था बेटा, यहाँ पे लिखा जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। ऐसे कोई भी जो अपन ने बोरो करे हुए मार्केट से पैसे लेकिन लेस देन 1 ईयर है वो सारे शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखे जाएंगे, राइट। नंबर सेकंड पे अपन आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे अपन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में बेटा कौन से आते हैं, अपने क्रेडिटर्स हो गए, अपने बिल्स पेबल हो गए। अगर आपने पार्टनरशिप करी तो वहां पे कई बार ट्रेड पेबल या अकाउंट्स पेबल आ जाता था, दैट इज ट्रेड पेबल अपने कंपनीज के बिहाफ पे। थर्ड वन इज अवर अदर
current liabilities, and last is our short term provisions. आई होप आपको ये लाइबिलिटीज का हिसाब सारा समझ में आएगा, और यहाँ पे बेटा आप लगा देंगे लाइबिलिटीज का टोटल। इज दैट क्लियर बेटा? ये लाइबिलिटी का पोर्शन आ गया, इसको सिमेट्रिक वाइज ही याद करना है। सबसे पहले इक्विटी के 2 पोर्शन आ गए, बस 2 हेडिंग आ गई, एंड लाइबिलिटीज की भी 2 हेडिंग आ गई, यानी टोटल 4 हेडिंग्स आ गई। फर्स्ट हेडिंग की 3 सब हेडिंग है, सेकंड वाले की कोई सब हेडिंग नहीं है, थर्ड और फोर्थ वाले की 4 सब हेडिंग है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको लाइबिलिटीज का पोर्शन क्लियर हो गया होगा, राइट? देन आवर एसेट्स। एसेट्स में कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले इसके भी 2 हेडिंग है, वन इज अवर नॉन करंट एसेट्स, एंड सेकंड वन जो अपन लिखेंगे दैट इज करंट एसेट्स। सेम नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो मोर देन 1 ईयर यूज करते हैं, और करंट एसेट्स कौन से होते हैं बेटा? जो लेस देन 1 ईयर यूज होते हैं, दैट इज करंट एसेट्स, राइट? अब फर्स्ट नॉन करंट एसेट, इसकी बेटा 5 सब हेडिंग्स है। जो फर्स्ट वन आती है दैट इज अवर फिक्स्ड एसेट्स। अब ध्यान रखना ये तो सब हेडिंग फर्स्ट आ गई फिक्स्ड एसेट, लेकिन इसकी भी आगे सब हेडिंग है, यानी कि इसको बोलते हैं अपन सब हेडिंग। सबसे पहले इसकी आगे बेटा 4 सब हेडिंग है। फर्स्ट वन आती है बेटा टेंजिबल एसेट्स। एज वी नो टेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं बेटा? टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? विच कैन बी सीन और कैन बी टच्ड, यानी कि अपनी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे कहां पे आएंगे बेटा? टेंजिबल एसेट्स में। सेकंड अवर इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं बेटा? ऐसे assets which cannot be seen or touched, that is like goodwill, trademarks, patents, copyrights, ये सारे कौन से होते हैं अपने बेटा? intangible assets। थर्ड सब हेडिंग आती है बेटा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कौन सा होता है बेटा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मीन्स ये है ऐसे टेंजिबल एसेट्स जो अभी पूरी तरह बने नहीं है लेकिन बन रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, दैट इज अवर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे टेंजिबल एसेट जो भी पूरी तरह से बने नहीं है लेकिन बन रहे हैं, तो दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एंड लास्ट वन इज अवर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मतलब ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जो बन रहे हैं लेकिन पूरी तरह नहीं बन रहे, ठीक है? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ एज मैंने आपको पहले बताया बेटा, नॉन करंट एसेट्स में 5 सब हेडिंग आएंगी। फर्स्ट वन फिक्स्ड एसेट है जिसकी आगे 4 सब हेडिंग आ गई। अब यानी कि सेकंड जो अपनी आएगी दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज अवर सेकंड हेडिंग। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जहां पे पैसे इन्वेस्ट करे हुए लेकिन मोर देन 1 ईयर के, राइट? सेम अपन ने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे? डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इज दैट क्लियर? अभी आपको समझाया मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट कौन से होते हैं। डी पोर्शन आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म्स लोन एंड एडवांसेस कौन से होते हैं बेटा? ऐसे पैसे जो मैंने किसी को दिए हुए हैं, यानी कि मैंने लोन किसी को दिया हुआ, चाहे तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी भी आउटसाइडर को दिया लॉन्ग टर्म के लिए, यानी मोर देन 1 ईयर के लिए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट? एंड लास्ट वन इज अदर, यानी कि जो कहीं भी नहीं आता वो अदर में जाएगा, दैट इज अदर नॉन करंट एसेट्स। There are 5 portions of non-current assets. One is fixed assets, second one is non-current investment, third one is our deferred tax asset, fourth one is long-term loans and advances, and last one is our other non-current assets. Right? अब बेटा वैसे तो आपको पूरा बनाना है, लेकिन मेरे पास जगह कम पड़ गई इसलिए मैं वहां पे बना रहा हूँ, राइट? एसेट्स की बेटा 2 हेडिंग मैंने आपको बताई। वन इज नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड वन जो अपना बनेगा दैट इज करंट एसेट्स।
बेटा इसको आपने नीचे ही बनाना है, इसके नीचे, राइट। नाउ करंट एसेट्स में बेटा 6 सब हेडिंग्स आती है। जो फर्स्ट वन अपनी आएगी दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अपन ने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बनाई थी वहां पे, यहाँ पे क्या बनती है बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड सब हेडिंग आती है अपनी बेटा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को बेटा अपन स्टॉक भी बोलते हैं। अब इसकी भी बेटा सब हेडिंग 3 आती है। जो नंबर फर्स्ट आएगी दैट इज रॉ मटेरियल, यानी कि अपना जो भी क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। सेकंड पोर्शन आता है अपना वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब स्टॉक जो पूरी तरह अपना फिनिश गुड्स में बना नहीं है। जैसे यहाँ पे अपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखा था, यानी कि जो अपने एसेट्स बन रहे हैं, यहाँ पे अकेला वर्क इन प्रोग्रेस लिख रहा हूँ, यानी कि सिर्फ इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ। एंड थर्ड वन इज अवर फिनिश गुड्स, राइट। सी पोर्शन जो अपना सी सब हेडिंग आएगी बेटा दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। दैट इज अवर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल अभी अपन ने देखा था, वो उसमें क्या देखा था अपन ने, क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गए। सेम ट्रेड रिसीवेबल में क्या लिखेंगे अपन, डेटर्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए, ये सारे ट्रेड रिसीवेबल में। फोर्थ सब हेडिंग इज अवर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसी चीजें जो कैश या कैश जैसी है उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। एक तो अपना कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, किसी भी बैंक में अपने पैसे पड़े वो भी यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड थिंग कोई अपने चेक्स इन हैंड है या कोई ड्राफ्ट्स पड़े वो भी किस में आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट अपना शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, यानी कि यहाँ पे अपन ने बेटा लॉन्ग टर्म लिखा था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिखा हूँ, यानी कि ऐसे पोर्शन, ऐसे पैसा जो किसी को दिया हुआ मैंने शॉर्ट टर्म के लिए, उसको अपन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस लिखेंगे। एंड लास्ट वन इज अवर अदर करंट एसेट, जो कहीं नहीं आएगा बेटा वो इसमें आएगा, और इसका टोटल। इज दैट क्लियर बेटा? इस फॉर्मेट में अपन ने बैलेंस शीट कंपनीज की तैयार करनी है। हर कंपनी की, कोई भी कंपनी होगी वो टी शेप बैलेंस शीट नहीं बनाएगी, वो इस फॉर्मेट के हिसाब से अपने को बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक करने से पहले मैं आपको थर्ड टॉपिक करवाना चाहता हूं, दैट इज नोट्स टू अकाउंट। अब बैलेंस शीट के नीचे एक पॉइंट अभी मिसिंग है जो अपन ने लिखना है, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज के बारे में अपन ने +1 में भी डिस्कस करा था, और अपन जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर रहे थे तब भी डिस्कस कर रहा था, जब मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस करवाए थे। कंटीजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है? ऐसी लायबिलिटी जो आपको लगता है भी लायबिलिटी इन फ्यूचर होगी, लेकिन उसको आज ही नोट डाउन आपको करना पड़ेगा। अब अनडाउटली उसका बैलेंस शीट, करंट बैलेंस शीट से तो कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो नीचे नोट्स टू अकाउंट में लिखी जाती है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है कंटीजेंट। अब पॉइंट नंबर थर्ड आता है कि सर नोट्स टू अकाउंट कौन से होते हैं? अब बेटा ध्यान से समझना है नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स में यानी कि मैंने आपको बोला कि इसी फॉर्मेट में सारी बैलेंस शीट अपने कंप्लीट करनी है, राइट। अब इसी फॉर्मेट में अगर सारी बैलेंस शीट अपने कंप्लीट करनी है तो यानी कि यहाँ पे जो आगे आइटम्स आएंगी तो उसको कैसे लिखना है, उसको लिखना है अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। इज दैट क्लियर? जैसे बेटा फर्स्ट मेरे पास है शेयर कैपिटल, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नंबर 1 दे दूंगा, दैट इज शेयर कैपिटल, राइट, जो अपनी सब है। इसमें मैं लिख दूंगा अपने इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो इसका टोटल होएगा बेटा वो मैं लिखूंगा यहां पे सीधा। इज दैट क्लियर? सेम जो सेकंड बनाऊंगा, सपोज रिजर्व एंड सरप्लस का बना रहा हूं नोट्स टू अकाउंट, जो भी किसी भी तरह का मेरा कोई रिजर्व है, सपोज कैपिटल रिजर्व पड़ा है, कोई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पड़ा है, कोई अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, या जनरल रिजर्व पड़ा है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर पड़ा है, ये सारी चीजें अपनी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो इसका जो टोटल आएगा बेटा वो यहाँ पे लिखा जाएगा अपना रिजर्व एंड सरप्लस में। इसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट, यानी कि इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अपन टी शेप में एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, अपन ने सारी एक्सप्लेनेशन किसमें देनी है, नोट्स टू अकाउंट में।
अब नोट्स टू अकाउंट्स में अनडाउटली नंबर भी बनाऊंगा, तो जो नंबर बनाऊंगा सपोज शेयर कैपिटल का बनाया तो शेयर कैपिटल 1 लिख दूंगा, रिजर्व प्लस का नोट नंबर 2 लिख दूंगा। ऐसे अपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं सारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। मनी पेंडिंग के तो चलो आगे लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में अपने डिबेंचर्स जो भी कितने भी तरह के गए हैं वो भी सारे लिख देंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको पता लग गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कोई भी प्रोविजन फॉर वारंटीज है, प्रोविजन फॉर गारंटीज है, वो सारी किस में लिख देंगे अपन नोट्स को अकाउंट में शो करना है, यहाँ पे कोई भी डिटेलिंग नहीं देनी। फॉर एग्जांपल लाइक ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल में मैंने दो आइटम बताई आपको, एक तो अपने क्रेडिटर्स हो गए, सेकंड वन इज अवर बिल पेबल। तो क्रेडिटर्स की डिटेल और बिल पेबल की डिटेल यहाँ पे ही लिखूंगा मैं, किसमें नोट डाउन करूंगा नोट्स अकाउंट में। यानी कि ये तो समरी है लेकिन उसकी डिटेलिंग कहाँ किस में लिखी जाती है बेटा नोट्स को। ये बैलेंस शीट का भी बनेगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस का भी बनेगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको बैलेंस शीट एज वेल एज नोट्स टू अकाउंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको अपन देखते हैं, आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा इस चीज को। अब फॉर्मेट देखेंगे बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। अब प्रॉफिट एंड लॉस को जो डिनोट्स किया जाता है बेटा वो इनकम स्टेटमेंट से किया जाता है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जो भी है, राइट। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, सेम यहाँ पे भी नोट नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे करंट ईयर दिया जाएगा और यहाँ पे प्रीवियस ईयर। बेटा हमेशा 2 ईयर्स का डाटा इकट्ठा लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल करंट ईयर अगर 2024 है तो प्रीवियस ईयर 2023 का लिखा जाएगा इस ईयर में डाटा। क्यों दो चीज़ों का लेके चलते हैं बेटा, ताकि कंपैरिजन करना इजीली हो सके। अभी पिछले साल अपन कहाँ पे स्टैंड करते तो इस साल कहाँ पे करते थे। बैलेंस शीट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में सभी पे बेटा 2 सालों का डाटा लेके चलते हैं अपन, ठीक है। अब ध्यान रखना इसका फॉर्मेट देखो। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपकी इनकम का। अब अगर आपको याद हो तो आपकी इनकम 2 तरह की होती है, वन इज डायरेक्ट इनकम, सेकंड होती है अपनी इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम को आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, इनडायरेक्ट को आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता था। डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक तरह की होती थी, दैट इज अवर सेल। और सेल को यहाँ पे किस नाम से डिनोट करना है अपने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन अगर आता है दैट इज अवर अदर इनकम, यानी कोई भी अपनी इनडायरेक्ट इनकम है तो वो किस में लिखी जाएगी बेटा, अदर इनकम में। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो टर्नओवर होगी, अपनी सेल होगी, लेकिन अदर इनकम जैसे कि अपनी कोई भी इनडायरेक्ट इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारी चीजें किस में लिखी जाएगी बेटा, अदर इनकम में। बेटा यहाँ पे डिटेल नहीं देंगे किसमें, अपन नोट्स टू अकाउंट्स में। इज दैट क्लियर? नाउ सबसे पहले तो आप इसका टोटल लगा देंगे अपनी इनकम साइड का। इसको मैं दे रहा हूं नंबर 1, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ देन सेकंड क्वेश्चन अपना आता है दैट इज बेटा एक्सपेंसेस का, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो भी चीजें अपन ने बनानी है उस पे कितना खर्चा हो रहा है उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकंड वन अपन लिखेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अपन ने साल के दौरान जो अपन ने परचेज करे। थर्ड वन लिखा जाता है बेटा चेंजेस इन इन्वेंटरी। चेंजेस इन इन्वेंटरी, चेंजेस इन इन्वेंटरी का मतलब क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस जो भी होता है उसको चेंजेस इन इन्वेंटरी में अपन कंसीडर करेंगे। ये अपने डायरेक्ट पोर्शंस के सारे आते हैं, ठीक है। देन एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे अपन एम्प्लॉइज के लिए करते हैं, लाइक सैलरी दे रहे हैं उनको या उनको पीएफ दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम दे रहे हैं उनको, वो सारी चीजें जिसमें लिखी जाएगी बेटा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। देन आती है अपनी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में बेटा क्या लिखा जाता है, फाइनेंस कॉस्ट में अपन लिखते हैं अपना इंटरेस्ट
जो भी पे करना है या किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस जो रिलेटेड टू फाइनेंस है, जो अपन ने लोन वगैरह लिया हो, वो सारी चीज़ें किसमें लिखी जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट में। देन आता है बेटा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट, उसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब होता है, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। जो भी अपने इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको, उनकी वैल्यू अगर रिड्यूस होगी तो उसको आप अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज होने को आप डेप्रिसिएशन बोल रहे हो, इनटेंजिबल की डिक्रीज होने को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, अगर बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, राइट। और इसके अलावा जो कहीं भी नहीं आता वो कहाँ पे लिखते हैं अपन, अदर एक्सपेंस। जितने भी कुछ भी बाकी करते हैं वो सारे किस में लिखे जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, इसको मैं बी कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं ए कर रहा हूँ। Is that clear? Now आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अलावा भी कुछ चीजें आती है बेटा, एक्सेप्शनल चीजें आती हैं, या टैक्सेशन आता है, करंट टैक्स, डेफर्ड, वो सारे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि प्लस 2 में वो सारी चीजें एग्जाम है, आपको सिर्फ नॉलेज होना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कैसे निकलेगा बेटा, ए माइनस बी। ए क्या लिखा मैंने, टोटल इनकम, और बी क्या लिखा मैंने, टोटल एक्सपेंसेस, यानी इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, और लेस कर दूंगा मैं अपना टैक्स, तो ये मेरे पास अपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। दिस इज अवर इनकम स्टेटमेंट जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट ये है बेटा जो आपने याद करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट का कैसे बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करते हैं आप। सेम जैसे कि एम्प्लॉयज बेनिफिट में सैलरी है या कोई पीएफ है तो इसमें नोट नंबर दूंगा और उसके नीचे नोट नंबर लगा के तो अपन लिखें, यानी कि डिटेल सारी किसमें नोट डाउन करनी अपन है नोट्स टू अकाउंट्स में। बाकी फॉर्मेट ऐसे बनाना है कुछ अपन है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी बेटा। एक बारी दो बारी याद करने से ना आपको सारा फॉर्मेट एक्यूरेट याद हो जाएगा, सेम सिमेट्रिक वाइज। ट्राई करना अपने को सारा याद सिमेट्रिक वाइज करना है, बैलेंस शीट भी और प्रॉफिट एंड लॉस भी, इनकम स्टेटमेंट भी, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन अपना आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उससे पहले अपने कुछ चैप्टर आते हैं, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस सभी को रिवाइज कर लो। अगर आपको फिर भी बेटा किसी पोर्शन में कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अनडाउटली उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड आई होप you already subscribe our channel Account Essay. Thank you.